हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला केस है नारायण यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बड़ा ही फिल्मी केस है। नारायण यादव और राम बाबू शर्मा साथ बैठे हुए हैं। नारायण यादव अपने फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाते हैं और राम बाबू कोई बहुत ही ऑब्सीन कमेंट उसके अगेंस्ट पास कर देते हैं। नारायण यादव चिढ़ जाते हैं, दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के बीच में नारायण यादव किचन नाइफ उठाते हैं और राम बाबू को अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद जब राम बाबू धराशायी होकर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो उनकी जेब से वॉलेट निकालते हैं, उसमें रखा हुआ कैश निकालते हैं, उनकी गाड़ी की चाबी उठाते हैं और फरार हो जाते हैं। इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब इनकी आंख खुलती है तो ये क्लिनिक में है और अपने रिलेटिव्स के आसपास। जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो अपनी मदर को लेके सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां ये पूरी कहानी सुना देते हैं जो मैंने आपको सुनाई। इस कहानी की एफआईआर बन जाती है। एफआईआर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वही डिस्कवरी स्टेटमेंट्स जो दिए गए थे उनके बेसिस पे बॉडी, किचन नाइफ, सब कुछ मिल जाता है। खैर, अब चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल शुरू होता है, चार्जेस फ्रेम होते हैं और यही नारायण यादव नॉट गिल्टी प्लीड कर देते हैं। नॉट गिल्टी प्लीड करने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन के पास केस था, एविडेंसेस भी थे और ट्रायल कोर्ट उस एफआईआर में दिए गए कन्फेशन को एविडेंस मान लेता है। उस कन्फेशनल एफआईआर के बेसिस पे, मेडिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश किए उनके बेसिस पे नारायण यादव को ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर देता है अंडर सेक्शन 302। मर्डर की सजा इनको मिल जाती है और सजा मिलती है उम्र कैद की, लाइफ इन प्रिजन। यही नारायण यादव जो नॉट गिल्टी प्लीड कर चुके थे वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स पे एक अग्रीमेंट होता है। The bench in the high court agreed with the findings of trial court और उसी कन्फेशन को जो एफआईआर में दिया गया था वो लोग भी मान लेते हैं और मेडिकल एविडेंसेस, forensic evidences, circumstantial evidences, plus that confession that was contained in that FIR. After considering all that, High Court भी इस conviction को uphold कर देता है लेकिन सजा बदल देता है। तो जहां मर्डर का चार्ज लगा के मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था, वहां पे हाई कोर्ट मर्डर के 4th एक्सेप्शन पे जाता है कि दिस इज नॉट रियली अ मर्डर, इट इज a sudden fight without premeditation, which is exception number 4 of section 300. अब इसका सेक्शन चेंज हो चुका है, तो जो नया सेक्शन है उसे याद कर लें क्योंकि केस पुराना है। मतलब जजमेंट तो अभी आया है कुछ दिन पहले, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब पुराना था और तब आईपीसी ही थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट सेक्शन 300 एक्सेप्शन 4 का चार्ज लगाता है और अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे देता है। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट से एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन का पनिशमेंट मिल जाता है। खैर, अब ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अभी सवाल कन्विक्शन के ऊपर नहीं था, सवाल था कि जो कन्फेशन दिया हुआ है एफआईआर में क्या वो एडमिसिबल है एज एविडेंस, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस दैट कंप्लीटली डिनाइज द एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी स्टेटमेंट मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। है ना, उन कन्फेशंस को भी एडमिट नहीं किया जाता। सेक्शन 25 उनको डिसअलाउ कर देता है। खैर, सेक्शन 25 ऑफ व्हाट? Evidence Act. Now it is a different section and I urge you to remember that section. It is very important. ठीक है, अब कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ये थे। उन्होंने क्रिमिनल अपील को अलाउ कर दिया और एपेलेंट को सारे चार्जेस पे अक्विट कर दिया। किस कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि मैंने जो कन्फेशन दिया है वो पुलिस के सामने दिया है। अगर आप उसी कन्फेशन पे मुझे सजा सुना देते हैं, मतलब आप पुलिस के सामने दिए गए बयान को एविडेंस मानने को तैयार हैं। यू आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। एविडेंस एक्ट इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग पुलिस के सामने कोई भी कही बात एज एविडेंस एडमिट नहीं की जा सकती एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन लेड डाउन अंडर सेक्शन 27। अगर उन स्टेटमेंट से पुलिस कुछ डिस्कवर कर लेती है तो डिस्कवर हुआ है उसको एडमिट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको केस के साथ कनेक्ट करना, उसकी एडमिसिबिलिटी को, उसके रिलेशन को, उसके कॉन्टेक्स्ट को प्रूव करना भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है। दैट डिस्कवरी आल्सो डजंट सब्सटेंशियली प्रूव द गिल्ट, राइट? The bench of Justices J.B. Pardiwala and Justice R. Mahadevan allowed the criminal appeal and acquitted the appellant of all charges.
और वो मल्टीपल फंडामेंटल एरर्स जो हाई कोर्ट ने रखे उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। कन्फेशनल एफआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सबसे बड़ा मिसस्टेप है कि आपने कन्फेशनल एफआईआर को एक एडमिसिबल एविडेंस मान ही कैसे लिया है। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि कोई भी कन्फेशन जो अक्यूज्ड पुलिस के सामने देता है उसे सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देता है और उसे किसी मेडिकल एविडेंस से भी कोरॉबरेट नहीं किया जा सकता। इट इज एन एविडेंस विच इज कंप्लीटली डिनाइड, उसे अलाउ ही नहीं किया जा रहा, तो आप उसे कोरॉबरेशन की स्टेज पर भी कैसे लेकर आ सकते हैं। वो चीज जो इलीगल है यू कैन नॉट यूज इट इन एनी वे इवन इफ इट कैन बी कोरॉबरेटेड, भले ही उसकी बात कहीं ना कहीं मेडिकल एविडेंस से कोरॉबरेट होती है, जो हो रही थी शायद, तभी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने सजा दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बिल्कुल नहीं मारा, इस कोरॉबरेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सपर्ट एविडेंसेस पे बेंच ने क्रिटिसिज्म दिया हाई कोर्ट पर कि आपने मेडिकल टेस्टिमनी पे कैसे रिलाई किया, नोटिंग दैट अ डॉक्टर इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट। ठीक है, और एक्सपर्ट एविडेंस जो है वो सिर्फ एडवाइजरी होता है, एक सब्सटैंशियल कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। इट इज ओनली एन एडवाइस विच इज टेंडर्ड बाय एन एक्सपर्ट विच यू कैन कंसिडर कीपिंग द अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन माइंड। जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड आपके पास पहले से है, जो एविडेंसेस आपके पास पहले से हैं, उनके साथ आप डॉक्टर की या किसी एविडेंस एक्सपर्ट की टेस्टिमनी को जोड़ते हैं, लिंक बैठाते हैं और फिर पूरी पजल बनाते हैं। उस टेस्टिमनी के बेसिस पे किसी की इनोसेंस को या किसी की गिल्ट को प्रूव नहीं किया जा सकता। जस्टिस पार्डीवाला ने स्ट्रेस किया कि मेडिकल एविडेंस अलोन मर्डर केसेस में गिल्ट का फैक्टर नहीं बन सकता। अब आता है वो एक्सेप्शन जो हाई कोर्ट ने यूज किया सजा के लिए, द चार्ज एक्सेप्शन फॉर मिस एप्लीकेशन। हाई कोर्ट का एप्लीकेशन सेक्शन 300 एक्सेप्शन 4 का लीगली एरोनियस है। द डिसीज्ड वाज अनआर्म्ड, सोचने वाली बात है। एक्सेप्शन 4 क्या है? एक्सेप्शन 4 प्रोवाइड्स कि दो लोग आपस में झगड़ा हो गया और इन दैट हीट ऑफ पैशन दूसरे ने अटैक कर दिया, लेकिन ये फाइट प्रीमेडिटेटेड नहीं थी, प्लस इनमें से जो दोनों लोग या जो भी लोग झगड़े में इन्वॉल्व थे, इनमें से किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं था। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैड टू बी ऑन द सेम पेडेस्टल। तो वही होता है ना कि दोनों एक ही पेडेस्टल पे है, दोनों के पास इक्वल पावर है, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा लीथल वेपन नहीं है जिसको वो यूज करके कोई एडवांटेज गेन कर सकता है, जो कि स्टोरी में नहीं था। नारायण यादव के पास एविडेंटली एक नाइफ था जो उन्होंने कहीं से भी उठाया, उनके पास था या फिर वो घर से उठाया गया, फैक्चुअल बैकग्राउंड में ये क्लियर नहीं किया गया है। बट द फैक्ट वाज कि जब डिसीज्ड पे अटैक किया गया तो डिसीज्ड निहत्था था, अनआर्म्ड था। एक अनआर्म्ड व्यक्ति पर चाकू से अगर अटैक किया गया है तो आप इन दोनों व्यक्ति को, अटैकर एंड दी विक्टिम को, सेम पेडेस्टल पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ अप्लाइंग दिस एक्सेप्शन? ठीक है, कोर्ट ने नोट किया कि एपेलेंट ने एक अनड्यू एडवांटेज लिया है और क्रूअल मैनर में एक्ट किया है बाय अटैकिंग अ हार्मलेस विक्टिम। ये तो तब है जब मतलब पूरे ही बेसिस हर लिहाज से हाई कोर्ट के जजमेंट को डिनाई कर दिया गया। कन्फेशनल एफआईआर को कैसे आपने एडमिट कर दिया? मेडिकल एक्सपर्ट एविडेंस को आपने सोल टेस्टिमनी कोरॉबोरेट बिना मतलब प्रॉपर कोरॉबोरेशन के बिना कनेक्शन के कैसे आपने उसकी टेस्टिमनी पर गिल्ट स्टैब्लिश कर दिया? प्लस आपने गिल्ट तो स्टैब्लिश कर दिया, जिस चार्ज पे गिल्ट लगाया वो चार्ज भी गलत था। एविडेंस एडिक्वेसी बेंच ने कंक्लूड किया द मोस्ट पॉन्च विटनेसेस टर्निंग हॉस्टाइल। कुछ 11-12 विटनेसेस थे जिनको एग्जामिन किया गया था, जिसमें से 5-6 हॉस्टाइल हो गए थे। ठीक है, सोचने वाली बात है। और कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस भी नहीं निकला उन विटनेसेस की टेस्टिमनी से जो हॉस्टाइल नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ये कैसा केस है जहां कोई लीगल एविडेंस है ही नहीं एपेलेंट के खिलाफ, एक्सेप्ट फॉर दैट कन्फेशन दैट he may have made before the police and hence since उसकी गिल्ट को साबित नहीं किया जा सकता, उसकी गिल्ट को एस्टैब्लिश करने वाला कोई तथ्य नहीं, कोई कानूनन सबूत नहीं, इसीलिए वो गिल्टी भी नहीं और नारायण यादव जी को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब एफआईआर क्या है? एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो जहां दे रखी थी वहां दे रखी थी, लेकिन अब सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखी। ठीक है, अर्लियर इट वाज कवर्ड इन सेक्शन 154. It was not defined before, it is still not defined.
ठीक है। तो एफआईआर इज बेसिकली द इनिशिएशन इन द क्रिमिनल मशीनरी, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो क्रिमिनल मशीनरी को एक्टिव कर दे वो एफआईआर है। द मोमेंट यू रिपोर्ट कि एक क्राइम कमिट हो गया है और इस रिपोर्ट को आप उस मशीनरी तक पहुंच जाते हैं जो उस क्राइम को प्रिवेंट और उस क्रिमिनल को पनिश करने, नॉट पनिश बट उस क्रिमिनल को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है। तो it is commonly known as FIR, though this term is not used in the code as its nickname suggests. It is the earliest and the first information of a cognizable offence recorded by an officer in charge of a police station. Mind you, FIR सिर्फ और सिर्फ एक cognizable offence की होती है, एक non cognizable offence की NCR होती है। I hope you guys know it. एफआईआर का मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेकर आना और इंफॉर्मेशन जो अलेजिड क्रिमिनल एक्टिविटी की है उसे ऑब्टेन करना, ताकि एक क्राइम जो हुआ है उसका ट्रू क्लियर वर्जन सामने आ सके और क्रिमिनल को अप्रोप्रिएटली पनिश किया जा सके। It provides a check on the undesirable tendency on part of the prosecution to fill gaps of their own. अब एफआईआर जैसी रिपोर्ट हो जाती है तो भाई जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई थी वो किस तरह से आई थी, क्या क्या बातें बताई गई थी, किन किन को सस्पेशन की लिस्ट में डाला गया था, तो उससे ना प्रोसिक्यूशन अपना खुद का मनगढ़ंत केस नहीं बना सकता। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अ सब्सटैंशियल एविडेंस बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ अ पजल। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है पजल का और वो कोरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि उसमें लिखी गई कोई बात बहुत प्रॉपर एविडेंस के रूप में नहीं ली जाती, लेकिन उसे कोरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फर्दर टेस्टिमनी जो प्रोवाइड की जाती है उसके साथ एफआईआर को जरूर मैच करते हैं। अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो फिर केस के सर्कमस्टांसेस और केस में कही गई बातें, चार्जेस की ऑथेंटिसिटी, सब पे सवाल आ जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अक्यूज्ड को सेफगार्ड करने के लिए अगेंस्ट सब्सीक्वेंट वेरिएशंस और एडिशंस, जो कि मैंने आपको बताया ही, उसे सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे एफआईआर को प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है कोरोबोरेशन के लिए, या फिर उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। It can be used to show that the implication of the accused in the case was not an afterthought. ठीक है, वो बाद में किसी को implicate नहीं किया गया है। It is actually the first information that came और first information में ही accused को name कर रखा था। FIR को evidence में tender किया जा सकता है to as part of the conduct of the informant. It can be used as a substantive evidence. मतलब जो informer है उसके कंडक्ट को स्टैब्लिश करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है। जैसे शुरुआत में कुछ कहा, बाद में कुछ और कहने लगा, तो दिस स्पीक्स अ लॉट, राइट। और इससे चार्जेस और इंफॉर्मेशन, कमीशन ऑफ ऑफेंस, पूरी जो कहानी है उसमें जो गैप्स आए हैं उनको समझा जा सकता है और अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द केस। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। अगले केस तक चलते हैं, विक्टिम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये एक्चुअली एमटीपी पर है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, केस बहुत सिंपल है। केस में क्या हुआ कि एक फादर जो है वो पिटिशन फाइल करते हैं सीकिंग अ जुडिशियल परमिशन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी ऑफ हिज माइनर डॉटर, जो कि 17 साल की है। ये अलेज करते हुए कि वो बच्ची रेप की गई थी और वो प्रेगनेंसी जो है उसी रेप का रिजल्ट है। तो प्रेगनेंसी एडवांस हो चुकी थी, 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, लेकिन ये प्रेगनेंसी 24 हफ्तों तक प्रेगनेंसी को एमटीपी टर्मिनेट करने की परमिशन दे देता है इफ द प्रेगनेंसी वाज अ रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अ रेप और समथिंग ऑफ अ सिमिलर नेचर। ठीक है, पिटिशनर ने राजस्थान हाईकोर्ट को अप्रोच किया एज अ नेचुरल गार्डियन, कंटेंट करते हुए कि उसकी माइनर डॉटर जो है वो कोई इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकती अपनी एज की वजह से। उस बच्चे को रखना है, नहीं रखना है, उसको कैसे पालना है, वो एक बहुत मैच्योर डिसीजन नहीं ले पाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और मेडिकल एग्जामिनेशन से कंफर्म हुआ कि प्रेगनेंसी 22 हफ्ते 4 दिन की है और उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, इट वाज सेफली टर्मिनेबल और बच्चे को और मतलब जो मदर है उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो इट कैन बी सेफली टर्मिनेटेड। दैट इज व्हाट द मेडिकल एग्जामिनेशन कंक्लूडेड। अब ये केस जो है अब तक तो सिंपल चल रहा था, लेकिन केस में एक प्रॉब्लम आई। सिर्फ फादर या गार्डियन के कहने पर के जो कोर्ट है वो परमिशन नहीं दे देता। एक बार जो मदर है उससे पूछा जरूर जाता है कि भाई तुम क्या चाहती हो। अब ये जो छोटी बच्ची है, माइनर है, ये मना कर देती है कि नहीं, मैं प्रेगनेंसी चाहती हूँ। और मेरे फादर ने जो रेप अलेज किया है वो एक्चुअली रेप नहीं था,
आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद दिस गाय नेम कन्हैया फॉर 4 years, और हम शादी करना चाहते थे। मैं घर से भाग गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे अब्यूज करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं था। आई वॉन्टेड टू मैरी हिम and I returned pregnant. They lodged FIRs against the guy. They somehow were able to procure me. और अब ये मुझ पे दबाव डाल रहे हैं प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का, और मैं प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं करना। अब देखो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एमटीपी जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर एक बच्चे की प्रेगनेंसी, माइनर की प्रेगनेंसी है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए गार्डियन का कंसेंट कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर गार्डियन के ओपिनियन और उस माइनर के ओपिनियन में डिफरेंस है, मदर के ओपिनियन में या लीगली इनकेपेबल व्यक्ति के ओपिनियन में, और उनके बिहाफ पे जिसने उस रिक्वेस्ट को सीक किया है या एप्लीकेशन फाइल करी है, उनके ओपिनियन में अगर डिफरेंस है, तो एमटीपी एक्ट इस पे कुछ नहीं बोलता। एमटीपी एक्ट रिमेन्स साइलेंट, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन मदर का ही होता है, द वन हु इज कैरिंग द चाइल्ड, द वन हु हैज टू डिलीवर द चाइल्ड। उसी की बॉडीली ऑटोनॉमी की वजह से उसको सोल डिस्क्रेशन दे दिया जाता है। लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला इन्वॉल्व हो जो लीगली केपेबल नहीं मानी जाती, और उसके गार्डियन चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना रहे और वो चाहती है कि प्रेगनेंसी रहे, तो यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या किया जाए, राइट। आर्टिकल 21 डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा जजमेंट आया है, आप इसे यूज कर सकते हैं आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में या फिर अगर एमटीपी से रिलेटेड, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई सवाल आता है, जो आ जाते हैं, उसमें भी इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को गवर्न करता है, इट रिकॉग्नाइजेस अ वुमेन्स इनहेरेंट राइट टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद प्रेगनेंसी और टर्मिनेट इट, ठीक है। आर्टिकल 21 में सीधा है ये, इट इज इनहेरेंटली इंटरप्रेटेड कि भाई प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है, ये पूरी तरह से औरत का राइट है। This autonomy constitutes a solitary choice of the female concerned, and no legal provision or coercive force can compel termination against the pregnant person's wishes. जबरदस्ती उसका अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में एनकम्पास करता है नॉट जस्ट द राइट टू बिगेट लाइफ, बट ऑल्सो एनकम्पासेस डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड बॉडीली इंटेग्रिटी। कोर्ट ने नोट किया कि वाइल सेक्शन 3(4)(a) 3 clause 4 clause ऑफ द एमटीपी एक्ट रिक्वायर करता है कि एक नेचुरल गार्डियन का कंसेंट होना चाहिए प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए, स्पेशली जब माइनर्स इन्वॉल्व हो, लेकिन लेजिस्लेशन इस बात पे साइलेंट रहता है जब एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाए, माइनर के विश और गार्डियन के ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए। तो ये जो लेजिस्लेटिव गैप है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की नेसेसिटी को लेकर आता है सामने, कि हर केस को इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे फिर एडजुडिकेट किया जाएगा। अब जब लॉ नहीं बोल रहा कुछ, तो कोर्ट बोलेंगे, ऑब्वियसली न्याय तो करना ही है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन द मैटर ऑफ ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये स्टैब्लिश किया गया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर्सनल रिप्रोडक्टिव चॉइस में इंटरफेरेंस को प्रोहिबिट करती है, और किसी भी फैमिली या पार्टनर को कोई स्कोप नहीं देती कि वो रिप्रोडक्टिव डिसीजंस में जबरदस्ती इंटरफेयर करें या अपनी चलाएं। प्रेगनेंसी रखनी है नहीं रखनी, ये अंततः औरत का ही फैसला है, ठीक है। जब एक ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है माइनर और गार्डियन के बीच में, तो कोर्ट रिगार्ड करेगा प्रेग्नेंट पर्सन के व्यूज को एज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग टर्मिनेशन मैटर्स। जुडिशियल असेसमेंट ने ये रिवील किया कि विक्टिम डिस्पाइट हर माइनॉरिटी सफिशिएंट मैच्योरिटी दिखा रही थी और अपने कॉन्सिक्वेंसेस को समझ भी रही थी। शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हर कॉन्सिक्वेंसेस, कि बच्चा पैदा होगा, शी वुड हैव टू बिकम अ मदर एट दिस टेंडर एज, शी वुड हैव टू केयर फॉर द चाइल्ड एंड केयर फॉर हरसेल्फ, बहुत सारी बातें थी। और कोर्ट ने अपने विजडम पे ये कंक्लूड किया कि बच्ची समझ रही है कि वो कितना बड़ा फैसला ले रही है, और उस फैसले के साथ वो अटल है और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार है। टर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की जो उसकी अनविलिंगनेस थी, coupled with medical confirmation of advanced pregnancy stage exceeding 22 weeks without complications endangering her health, established her capacity for informed decision making। ये जानते हुए कि मैं आसानी से टर्मिनेशन करा सकती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार बच्चा या माइनर जो है वो डर जाता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने में खतरा है, कुछ गलत हो सकता है, जान पे एक and the life is endangered or the health is endangered, there might be a significant severe long term side effect or even a short term side effect। तो इन सब
बातों को सुन के, क्योंकि डॉक्टर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये सब डिस्क्लोज करना। अब इन सब बातों को सुन के हो सकता है बच्चा डर जाए कि नहीं मैं नहीं टर्मिनेट करवाऊंगी ये और वो, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, सेफली मेडिकल टर्मिनेशन हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके कि अबॉर्शन में उसकी हेल्थ पर, उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ पर कोई असर नहीं आएगा, फिर भी प्रेगनेंसी को कंस्टिट्यूट करना, वो कंटिन्यू करना चाहती थी। इसीलिए कोर्ट ने उसकी प्रेगनेंसी को अलाउ किया कि ये उसका सोल डिसीजन है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, गार्डियन भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, बच्चे के भी राइट को एनकम्पास किया गया, तो कि बच्चे का भी राइट है जीवन का, और अगर उसकी माँ उसे जीवन देना चाहती है तो कोर्ट, गार्डियंस, लेजिस्लेचर किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द केस। व्हाट इज द राइट्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड अंडर आर्टिकल 21? इससे देखो एक नया डिमेंशन है, इसे जरूर आप पढ़ें। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स द लाइफ and personal liberty of unborn children though they are not considered natural persons। सुप्रीम कोर्ट ने सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2009 का केस है, उसमें एस्टैब्लिश किया था कि अनबॉर्न बच्चों का हक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21। लाइफ कंसेप्शन पे ही शुरू हो जाती है, जैसे ही एक माँ बच्चे को कंसीव करती है लाइफ वहीं से शुरू हो जाती है, और 6 हफ्ते बाद जब एम्ब्रियो एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है हार्ट बीट के साथ, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर आर्टिकल 21। अनबॉर्न चाइल्ड का फंडामेंटल राइट है पैदा होने का और एक हेल्दी जीवन जीने का विदाउट एनी एबनॉर्मेलिटी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। और इसी वजह से अगर बच्चे में कोई नेचुरल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो किसी डेफिशिएंसी या एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हो सकता है, तो टर्मिनेशन अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस राइट एग्जिस्ट, कि उसको हेल्दी जीवन जीने का अधिकार है। क्यों लेकर आओ एक ऐसे बच्चे को जो स्ट्रगल कर सकता है अपनी डिफॉर्मिटी की वजह से। स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर अनबॉर्न चिल्ड्रन। अब ये देखो, अब वो माँ उस बच्चे को लेकर आना चाहती है नहीं आना चाहती है, ये पूरी तरह से उसका डिसीजन है। एक इंडिविजुअल को हेल्दी जीवन का पूरा अधिकार है। ठीक है, अगर ये जानते हुए कि मदर को पता है कि बच्चा हेल्दी नहीं होगा, किसी डिफॉर्मिटी के साथ होगा, तो फिर वो डिसीजन ले सकती है उसको पैदा करने का या नहीं पैदा करने का। अगर वो अबॉर्शन करना चाहती है तो एमटीपी से अलाउ करता है, इसी बेसिस पे कि हेल्दी लाइफ जीवन या हेल्दी जीवन देने का जब गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जब पता है कि उस बच्चे का जीवन उस तरह का नहीं होगा, तो उसे आप चाहे तो ना लाएं। ठीक है, दिस इज नॉट अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ माइंड, ये कोर्ट ने कहा है, ये उस औरत की पूरी तरह से मर्जी होगी जो प्रेग्नेंट है। ठीक है, द लीगल मैक्सिम Nasciturus pro iam nato habetur treats unborn child as already born for protecting their constitutional rights. Section 312 to 316 of IPC recognize offences against unborn children, including culpable homicide for causing death of viable fetus. हिंदू सक्सेशन एक्ट उन्हें इनहेरिटेंस राइट्स देता है, को-पार्सनरी का जो राइट है वो इमीडिएटली आफ्टर कंसेप्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बर्थ राइट होता है वो। एमटीपी एक्नॉलेज करता है बच्चे के राइट्स को, सर्कमस्टांसेस को रेगुलेट करता है लॉफुल अबॉर्शन के लिए। मटर्नल हेल्थ थ्रेट्स के एब्सेंस में मदर की रिप्रोडक्टिव चॉइस बच्चे के अनबॉर्न राइट के साथ मैच होनी चाहिए। इट शुड गिव वे टू अ चाइल्ड्स आर्टिकल 21। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी दे रखे हैं एंड दिस इज द केस। अच्छा केस है, दोनों ही इंटरेस्टिंग केस हैं। आप अगर समझ गए हैं तो नोट जरूर बनाएं, और किस तरह से साइट कर सकते हैं ये आपका डिसीजन है। अगर आपके पास कोई नया क्रिएटिव इंसाइट है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।